ओम साथियों, आइए। अब तक हमने जो पढ़ा था, कल तक सऊदी अरबिया तक हम पढ़ चुके थे। हम एशिया कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं और वेस्ट एशिया की हम बात कर रहे थे। और वर्तमान में आज हम पढ़ेंगे सऊदी अरबिया के अगले देश। जी हाँ, आज हम यमन से शुरुआत करते हैं। यमन देश से, जिसका इतिहास यकीनन बहुत खतरनाक इतिहास है और वर्तमान में भी यहाँ की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हम यमन देश की बात कर रहे हैं, जो सऊदी अरबिया से जुड़ा हुआ देश है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये सऊदी अरबिया है इसके ऊपर, और इसके नीचे जो है वो यमन है। बोलना बहुत आसान होता है कि आपस में युद्ध हो जाए तो निष्कर्ष हो जाए, लेकिन यमन जैसा देश यह शिक्षा देता है कि गृह युद्ध जैसे युद्धों की तो शुरुआत की तो तिथि होती है, लेकिन इसका अंत कब होगा यह कोई तय नहीं कर सकता। यह परिस्थितियां तय करती हैं, ये स्थितियां तय करती हैं। लेकिन शायद जब तक नॉर्मल होने की स्थिति आए तो देश बर्बाद हो जाते हैं। वही चीज हुई है यमन के साथ। किसी समय में यमन एक समृद्ध देश हुआ करता था, किंतु यहाँ की आपसी राजनीति, आपसी मतभेद और यहाँ की आपसी जातीय समीकरणों ने यमन देश को बर्बाद कर दिया। हम यमन देश की बात कर रहे हैं, जहां पर आज भी वर्तमान में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। जी हाँ, ऐसा क्यों हुआ आइए संक्षेप में कर लेते हैं। इतिहास तो बहुत बड़ा है, लेकिन थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे इसको। देखिए, होता क्या है, सबसे पहले यहां पर ओटोमन साम्राज्य की नींव भरी जाती है, नींव रखी जाती है। कौन से देश में? यमन में। जी हाँ, ये ओटोमन साम्राज्य वही है जो हमने तुर्की में पढ़ा था, जिसकी शुरुआत 1299 में तुर्की देश में हुई थी, और वह फैल कर उसने 3 कॉन्टिनेंट के देशों में, सभी देशों में नहीं लेकिन 3 कॉन्टिनेंट के कुछ कुछ देशों में अपना शासन कर लिया था, अपना राज फैला लिया था। कौन से साम्राज्य की बात कर रहे हैं हम? ओटोमन साम्राज्य की बात कर रहे हैं, जिसमें आपका यमन देश भी था। क्योंकि आपको जानकारी है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ओटोमन साम्राज्य का पतन होता है और वहां से ब्रिटेन और फ्रांस जैसी शक्तियां निकल कर आती हैं और ब्रिटेन इस पे अपना कब्जा कर लेता है। किस पे कब्जा करता है? यमन देश पे अपने अंतर्गत कर लेता है। लेकिन इसके एक्चुअली में 2 हिस्से हुआ करते थे, जिसको नॉर्थ यमन कहा जाता है, नॉर्थ यमन और साउथ यमन। जिस प्रकार भारत में एक राजनीतिक और धार्मिक समीकरण बनी हुई है, उसी प्रकार वहां पर इस्लामिक देश है, लेकिन यहां पर शिया और सुन्नी 2 समुदाय वास करते हैं। यमन नॉर्थ यमन कहलाया, ये वाला यमन अरब रिपब्लिक और पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ यमन साउथ यमन कहलाता। यह 1967 से लेकर 1990 तक इसकी स्थिति ऐसी बनी रही, लेकिन यहां पर एक बदलाव होता है और यहां पर इन दोनों का आपस में मिलान हो जाता है कि अब 2 यमन नहीं कहलाएंगे, अब एक यमन कहलाएगा, जिसके राष्ट्रपति मिस्टर सलेह बनते हैं। कौन से देश की बात कर रहे हैं हम? यमन देश की बात कर रहे हैं। लेकिन सलेह जो थे वो इधर के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके थे, लेकिन जब ये दोनों एक होते हैं तो वो पूरे यमन के राष्ट्रपति घोषित हो जाते हैं। अब सलेह एक बहुत अनुभवी खिलाड़ी थे, वो गेम को बहुत अच्छे से खेलना जानते थे, लेकिन उस दौरान इनमें आपसी मतभेद हो गया और वहां पर आपसी लड़ाइयां शुरू हो गई। कौन से देश में? यमन में। सपोर्टर्स को लेकर एक पार्टी जो सलेह की थी और एक विपक्ष पार्टी थी, उनके कार्यकर्ताओं में यहां पर लड़ाई शुरू हो जाती है
और ये लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि वहां सपोर्टर्स के साथ साथ कार्यकर्ता और आम नागरिक तक पहुंच जाती है। कहां पर? यमन देश में। जिस उम्र में बच्चों के हाथ में किताब और कलम होना चाहिए था, उस उम्र में यहां पर बच्चों के हाथ में हथियार आ गए। कौन से देश में? यमन देश की बात कर रहे हैं। और इसकी थोड़ी स्थिति ऐसी है क्योंकि सऊदी अरबिया नॉर्थ यमन का साथ देता है। कौन? सऊदी अरब नॉर्थ यमन का साथ देता है और ईरान इसका साथ देता है। कौन? ईरान। क्योंकि हमने अभी पीछे भी पढ़ा था, इराक और ईरान के युद्ध के दौरान सऊदी अरब ने इराक का साथ दिया था, क्योंकि शिया और सुन्नी का वहां पर भी मसला है। और यही चीज रही कि जो ईरान है वह इनका साथ देने आ जाता है। और यहीं पर एक उत्पत्ति होती है, जो सलह के विरोधी थे उनमें एक हौती करके एक व्यक्ति हुआ करते थे। हौती एक व्यक्ति हुआ करते थे जो विपक्ष पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे। किसका नेतृत्व कर रहे थे? विपक्ष पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे। और ये जैदी समाज से हुआ करते थे और ईरान इनको सपोर्ट कर रहा था, सऊदी अरब इनको सपोर्ट कर रहा था। अब इन दोनों की प्रत्यक्ष लड़ाई नहीं होती है, लेकिन ये इतना इन लोगों को हथियार या जो भी चीजों की इन्हें जरूरत हुआ करती थी वो ये देते रहते थे, और फ्री ऑफ कॉस्ट कोई नहीं देता है। आज यमन की वो स्थिति है कि कई करोड़ लोग रोजाना खाना खाने के लायक भी नहीं है। वो दूसरे किसी संस्था या डोनेशन वालों का मुंह देखते हैं, और कई लाखों लोगों को यहाँ पर अपनी जगह छोड़कर जाना पड़ा। कहां पर? यमन की बात कर रहे हैं। और जो सलह यहाँ पर राष्ट्रपति बने, उन्होंने सन 2012 तक शासन किया। 30 साल का तकरीबन शासन उन्होंने किया अपनी राजनीति और कूटनीतियों के लिए। हौती की हत्या कर दी जाती है पीछे इसी दौरान में, लेकिन हौती किसका विरोध कर रहे थे? सलह का विरोध कर रहे थे, सलह की पार्टी का विरोध कर रहे थे। और एक समय ऐसा आता है कि सलह जो होता है वो हौती के जो समर्थक होते हैं उनसे जाकर मिल जाता है, तो कायदे में लड़ाई खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं होती। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 10 से अधिक देश कंट्री इस युद्ध में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हुए थे। कौन से देश में? यमन देश में। देखिए, हौती की हत्या के बाद हौती के भाई ने, इनकी हत्या 2004 में कर दी गई थी। हौती की हत्या के बाद उसके भाई ने इस संगठन को संभाला और इस संगठन का एक नया नाम रखा, जिसका नया नाम रखा गया हौती का। हौती जो एक संगठन बन गया था, अंसर अल्लाह करके उस संगठन का नाम रखा गया, और उसने यह लड़ाई आगे जारी रखी। और बाद में सन 2012 के आसपास सलह ने जब कुर्सी छोड़ी, तो कुछ समय के बाद सलह अंसर अल्लाह के संगठन से जाकर मिल गया, जहां पर स्थिति इस तरीके की बनी कि देखिए, जहां पर व्यक्ति जिसके विरुद्ध में एक संगठन बना, वह व्यक्ति ही जाकर उस संगठन से मिल जाए तो युद्ध समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहां पर बाकी देशों का इन्वॉल्वमेंट भी इतना ज्यादा हो चुका था कि ये स्वयं चाहकर भी युद्ध नहीं रोक पा रहे थे। मात्र चंद कुछ लोगों का यमन एक कह सकते हैं कठपुतली बनकर रह गया था, क्योंकि यमन तो एक धरती का टुकड़ा है, उस पर कार्य करना, डिसीजन लेना वह एक इंसान का काम है। और कुछ इंसानों ने आम नागरिकों के विषय में न सोचकर यहाँ पर हाहाकार मचाकर रखा, और यहाँ पर भी बहुत हत्याएं हुई हैं। आम नागरिकों तक को मारा गया। यहाँ पर कौन से देश की बात कर रहे हैं? हम यमन की बात कर रहे हैं। आगे चलकर ये यमन तो यूएनओ ने मान्यता यमन को दे रखी है, लेकिन इसमें हौती ने भी अपना एक अब कब्जा कर रखा है इस जगह कहीं। कहां पर? इधर हौती ने। और इसने इजराइल जैसे देशों को भी युद्ध के लिए एक तरीके से टक्कर दी है। टक्कर क्यों दी है? क्योंकि इसके ऊपर ही इजराइल आता है। इधर से जो भी समुद्र के रास्ते से जो भी चीज का आवागमन होता था इजराइल से, उसको ये रोक लिया करते थे। तो उस दौर में ऐसा हुआ है, लेकिन आज वर्तमान स्थिति इसकी इस तरीके की है कि ये आज भी गृह युद्ध से में उलझा हुआ है। कौन से देश की बात कर रहे हैं?
हम यमन देश की बात कर रहे हैं। सलेह ने कुर्सी क्यों छोड़ी थी? मैंने आपको बताया था कि अरब कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्री रही तुनिशिया से एक थप्पड़ की गूंज से एक व्यक्ति इतना आहत हुआ कि उसकी शिकायत कोई नहीं सुन रहा था और उसने अपने आप को आत्मदाह कर लिया। वह सोशल साइट पे बहुत तेजी से भागा, उसकी वीडियो फैली और अरब स्प्रिंग के नाम से वहां के कई देशों में तानाशाह से लोकतंत्र की तरफ युद्ध छिड़ गए। उसमें से यमन भी 2011-12 में लपेटे में आया और वह आज तक नहीं निकल पाया है। कौन से देश की बात कर रहे हैं? यमन देश की बात कर रहे हैं। इससे हमें एक शिक्षा जरूर मिलती है कि मात्र चंद लोगों के कारण एक पूरा देश बर्बाद हो सकता है। किसी का ईगो, कोई बड़ा व्यक्ति तानाशाह बन जाए तो उसका ईगो हर्ट होने लगता है। सलेह एक बार राष्ट्रपति बने, अगर वह हट जाते तो शायद इतना बड़ा युद्ध ना होता, लेकिन नहीं, जब वह राष्ट्रपति बन गए, जिसके अंदर एक पावर जिसके अंदर आ जाए तो वह अपनी पावर को छोड़ता नहीं है, छोड़ना नहीं चाहता। वह जीवन भर यह सोचता है कि अब ये तेरी हो गई है, इसका क्या परिणाम होगा वह इसकी भी चिंता नहीं करता है। यही चीज होती है कि इंसान इतना कमजोर हो जाता है, आम नागरिक इतना कमजोर हो जाता है इन नेताओं के आगे कि उन नेताओं की बलि जो होती है उनके द्वारा चढ़ाई जाती है, उनको टारगेट करके मार दिया जाता है। क्योंकि बड़े शासक जो होते हैं, जो शासक होते हैं देश के, उनके लिए सिर्फ हत्या या मृत्यु सिर्फ एक नंबर होती है कि कितने लोग मारे गए, इतने लोग मारे गए, कितने घर बेघर हुए, इतने घर बेघर हुए। इसके अतिरिक्त तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए जो जो देश गृह युद्ध में उलझा है या उलझ रहा है, वहां पर परिणाम सबको भुगतना होता है और खास तौर से आम नागरिकों को भुगतना होता है। ऐसा नहीं है कि वे अजर और अमर हैं। सलेह तो भी 2014 में जब हौती का पक्ष में वो आया और हौती को छोड़कर चला गया, तो हौती के जो लोग थे, जो समर्थक थे, उन्होंने उसको जान से मार दिया 2014 में। किसको? सलेह को। कहां का राष्ट्रपति था? यमन का राष्ट्रपति था। तो अजर और अमर कोई नहीं है, लेकिन वह एक ऐसा बीज बो गया जो भविष्य में कब तक उसकी लड़ाई चलेगी, कोई अंत नहीं होने वाला। आइए इसके अगले देशों की बात करते हैं। इसी का एक पड़ोसी देश है जो इसका है तो पड़ोसी, लेकिन ठीक विपरीत है, ओमान देश। आइए ओमान के विषय में पढ़ते हैं। आइए अब इसके बाद हम ओमान पढ़ते हैं, जहां पर भारत के भी कई नागरिक वहां पर कार्यरत हैं। ओमान एक इतना समृद्ध देश है, इतना शक्तिशाली देश है, और वह अपने आप में बहुत शांत है। ओमान के पूर्व राष्ट्रपति कबूस बिन सईद अल सईद के नाम से हुआ करते थे, वहां के सुल्तान। एक बार हमारे पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी, जो सन 94 में हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके थे, वो यहाँ पर जाते हैं और जो अल सईद करके वहां के सुल्तान थे, वो अपना प्रोटोकॉल तोड़ के स्वयं उनको रिसीव करते हैं। यह बात देखकर सब लोग बड़े ताज्जुब करते हैं कि ऐसा कैसे हो गया कि हमारा सुल्तान भारत के राष्ट्रपति को स्वयं रिसीव करने आया, सारे प्रोटोकॉल छोड़ के। ऐसी क्या ताकत है? तो जो मुख्य ताकत थी वो मैं आपको बता दूं। जो अल सईद सुल्तान हुए हैं, ये कबूस बिन सईद अल सईद के नाम से, उनकी पढ़ाई पुणे में हुई थी। कहां पर हुई थी? पुणे में पढ़ाई हुई थी। तो पुणे में जिस समय पढ़ाई हो रही थी, तो जो उस हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं, वह उनके गुरु रह चुके थे। कौन रह चुके थे? शंकर दयाल शर्मा जी। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी उनके गुरु रह चुके थे। इसी कारण उनका उनसे लगाव कुछ अलग था। किसका? वहां के सुल्तान का। और जिन सुल्तान की हम बात कर रहे हैं,
सुल्तान बनने से पहले उनके पिताजी यहाँ के सुल्तान हुआ करते थे और यह ब्रिटेन के शासन में आता था, लेकिन जब ब्रिटेन यहाँ से गया तो ब्रिटेन उनके पिताजी को यहाँ पर सुल्तान बनाकर गया, लेकिन उनकी नीतियां बहुत अच्छी नहीं थी। इस चीज को उनका पुत्र देख रहा था और वह पुत्र अपने ब्रिटेन के लोगों से बात करता है और अपने पिताजी के विरुद्ध में यहाँ पर आक्रमण करके अपने पिताजी को गिरफ्तार करवाकर ब्रिटेन भेज देता है और वहां का सुल्तान स्वयं बन जाता है। ये कौन से देश की बात कर रहे हैं? ये हम ओमान देश की बात कर रहे हैं। कौन से देश की बात कर रहे हैं? ओमान देश की बात कर रहे हैं। यहां पर एक चीज और बहुत अच्छी चीज है, इनकी जो करेंसी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ की करेंसी रियाल जो है वह विश्व में तीसरे नंबर पर आती है। तकरीबन भारत के 235 रुपए के आसपास इसकी है एक रियाल की कीमत। ओमान के एक रियाल की कीमत भारत के 235 रुपए के आसपास है। ये कौन से देश की बात कर रहे हैं? हम ओमान देश की बात कर रहे हैं। कहां के सुल्तान ने हमारे यहाँ के राष्ट्रपति के लिए प्रोटोकॉल तोड़ा? ओमान के राष्ट्रपति ने। कहां के राष्ट्रपति ने? ओमान के राष्ट्रपति ने। आइए इसके बाद एक और देश है उस पर हम बात करते हैं जहां के लिए टूरिज्म बहुत प्रसिद्ध है। कौन सी जगह टूरिज्म बहुत प्रसिद्ध है? और वो जगह है यूएई। 7 राज्यों से मिलके बना है यूएई और यहाँ का एक जगह है आबू धाबी और उसमें आपने दुबई का नाम सुना होगा जहां पर बुर्ज खलीफा भी है। दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा कहां पर है? यूएई में है। कहां पर है? यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। क्या नाम है इसका? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये कौन से देश की बात कर रहे हैं हम यूएई की बात कर रहे हैं। देखिए इन देशों के पास कभी कुछ हुआ नहीं करता था, लेकिन यहाँ पर जब तेल की खोज हुई, तेल और गैस इनके पास इतना है कि इन्हें इतना राजा बना दिया, इतना अमीर बना दिया। जैसे भी हमने ओमान की बात करी है, ये तेल और इन सब चीजों से ही सक्षम बने हैं और यहाँ पर सुल्तान बनते हैं। लेकिन यूएई का जो है अगर आप देखें तो यहाँ पर मेन ये सिर्फ तेल पर नहीं टिके, इन्होंने टूरिज्म को भी आगे बढ़ाया और जो पॉलिटिकली जो रिलेशंस ये बिल्डअप कर सकते थे वो ये करते हैं। भारत के इन लोगों से संबंध बहुत अनुकूल है। ओमान में तकरीबन 15% लोग भारत के हैं। आइए ओमान से ऊपर कौन सा देश है? ओमान से ऊपर देश है यूनाइटेड अरब एमिरेट, यूएई। आइए उसके ऊपर एक देश है कतर, जिसकी सीमा सिर्फ सऊदी अरबिया से लगती है। कौन सा देश है? कतर है। आइए कतर देखते हैं। कतर जो है 1971 में आजाद हुआ है, लेकिन सन 1950 में यहाँ की जनसंख्या मात्र 25,000 थी। कितनी थी? मात्र 25,000। जी बिल्कुल। आज तकरीबन 27 लाख यहाँ की जनसंख्या है। कहाँ की बात कर रहे हैं हम कतर देश की बात कर रहे हैं। तेल और गैस पर ये आज की तारीख में निर्भर है। तेल और गैस पे ये निर्भर है और ये कभी मछली के व्यापार में भी बहुत इसका अच्छा नाम था। कौन से देश की बात कर रहे हैं हम? कतर देश की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक चीज और प्रसिद्ध है कि यहाँ के हर तीसरा व्यक्ति करोड़पति है। ऐसा नहीं है कि हर तीसरा ही व्यक्ति करोड़पति होगा, लेकिन वहां की जो इकोनॉमी है और जो वहां की पर व्यक्ति आय है उसके आधार पर ये कह सकते हैं कि हर तीसरा व्यक्ति यहाँ का करोड़पति हो सकता है या है। कहाँ की बात कर रहे हैं हम? कतर की बात कर रहे हैं। कौन से देश की? कतर की। एक बहुत छोटा सा देश है लेकिन बहुत समृद्ध देश है, बहुत अधिक समृद्ध देश है। अगला देश है बहरीन। बहरीन एक छोटा सा देश है लेकिन भारत से इसके संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। यहाँ पर एक पेड़ है जो 400 वर्षों से आज तक जिंदा है, हरा भरा है और कभी उसे पानी नहीं दिया गया। वो पेड़ कहाँ पर है? उसको लाइफ ऑफ ट्री के नाम से जाना जाता है। कहां पर है? बहरीन में है, क्योंकि रेगिस्तान है अधिकांश और वहां पर एक पेड़ का हरा भरा रहना एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है, लेकिन वहां पर है। 400 सालों से बना हुआ है और लाइफ ऑफ ट्री के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर एक चीज और है, भारत के संबंध इससे इतने अच्छे हैं कि अपने देश में
लिटिल इंडिया इन बहरेन के नाम से एक किसने सोसाइटी जनरेट कर रखी है, सोसाइटी क्रिएट कर रहा है। कौन सा देश? बहरेन। कौन सा देश? बहरेन। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि अभी तक हम बहरेन तक पहुंचे हैं। अब इसके बाद हम बात करें, अगर बहरेन की हम बात करें इकोनॉमी की, इसकी करेंसी की, तो ये दुनिया में दूसरे नंबर की इसकी करेंसी है। कि दुनिया में सबसे महंगी करेंसी कौन सी है? बहरेन की है। इसकी करेंसी, बहरेन का एक दिनार भारत के 240 रुपए के बराबर है। विश्व में दूसरी सबसे महंगी करेंसी बहरेन की है, इसकी है, बहरेन की है। आइए एशिया का आखिरी देश हम पढ़ते हैं जिसको हम कुवैत कहते हैं। कुवैत, कुवैत के लिए सबसे प्रसिद्ध ये है कि दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कुवैत की है, भारत के तकरीबन 292 रुपए के समथिंग। एक दिनार, कुवैती दिनार जो है वो भारत का 292 रुपए के बराबर है। जी हाँ, ये कौन से देश की बात कर रहे हैं? हम कुवैत देश की बात कर रहे हैं। यहां पर एक और बहुत बड़ी चीज है, कुवैत क्या है? कुवैत की खुद की आबादी वहां पर 30% है, 70% बाहरी लोग हैं, जिसमें से 70 में भी आधे जो हैं वो भारतीय हैं। तकरीबन 15 लाख लोग भारतीय कुवैत में हैं। अभी पीछे एक बार सुना भी था कि कुवैत एक नियम ला रहा है, कुवैत का एक विचार चल रहा है कि यहाँ की लोकल आबादी 70% रहेगी और इसके आधार पर जो 30% बचेगा वो हम बाहर से लेंगे। तो तकरीबन भारत के 8 लाख लोग वहां से निकाले जा सकते हैं। इसका बड़ा गलत प्रभाव पड़ेगा, लेकिन भारत के कुवैत से भी संबंध बहुत अच्छे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुवैत को भी ये चीज का डर बता रहा होगा कि अगर हमारे अपने ही लोग कम होते चले जाएंगे और बाहर के लोग बढ़ते चले जाएंगे तो कहीं देश पर कब्जा ना हो जाए। कौन से देश की बात कर रहे हैं हम? कुवैत की बात कर रहे हैं। कौन से देश की बात कर रहे हैं हम? कुवैत देश की बात कर रहे हैं। देखिए, इन देशों के पास तेल और गैस बहुत है। इन देशों के पास, इन्हीं देशों के पास। अब आइए अगर हम एक रिवीजन कर लेते हैं, एशिया हमने लगभग लगभग पूरा कर लिया है। आइए एक बार